विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर गंगा के तट के करीब। कहा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश के छात्र आते थे ज्ञान अध्ययन करने के लिए, प्रकृति के अनुकूल मानव समाज को एक विकास का मॉडल देने के लिए। और यह जो स्थान है, यह भारत की ज्ञान परंपरा का वह स्थान है जहां आकर्षित होकर के संपूर्ण विश्व से लोग आते थे और ज्ञान अर्जन करते थे। वैसे तो जब हम बिहार का नाम लेते हैं तो नालंदा का नाम ले जाता है, लेकिन नालंदा के समानांतर यहाँ कई ऐसे विद्या केंद्र थे जो अपना योगदान दे रहे थे। मनुष्य होने की अवधारणा जो है वह विविध रूपों में सामने दिखाई पड़ता था। यहाँ विद्या की दो धाराएं होती थीं, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। जब हम इस परिसर में आते हैं, यह परिसर बिल्कुल विश्व के नज़रों से ओझल हो चुका था। यहाँ के पुरातत्वविद वीएस वर्मा, भगवती शरण वर्मा जब यहाँ आते हैं इस क्षेत्र में एक पुरातात्विक के रूप में, पुरातत्ववेता के रूप में, जब यहाँ के टीलों को देखते हैं और जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं या हिंदू सनातन ग्रंथ हैं, उसमें जब इस स्थान के बारे में जो जिक्र होता है तो उसके आधार पर जब टीलों का निरीक्षण करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस टीले के अंदर पुरातत्व है, इतिहास, भारत का इतिहास छुपा हुआ है। उनका यह अनुमान सही होता है और लगभग 100 एकड़ के क्षेत्र में जब वो घूम करके जब पुरातत्व की दृष्टि से खनन करने के लिए स्टिक लगाते हैं, छड़ी लगाते हैं और पुरातत्व उत्खनन का कार्य जब शुरू होता है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। यह है विक्रमशिला जो क्षेत्र है, जिसको धर्म क्षेत्र भी कह सकते हैं, ज्ञान क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत में जो मठ होते थे, जो मंदिर होते थे, जो साधना के स्थल होते थे, वे ज्ञान के भी केंद्र होते थे। तो उसका ये प्रमुख जो स्तूप कह सकते हैं वह है यह विक्रमशिला का जो स्तूप है वह सामान्य जो बौद्ध स्तूप हैं उनसे भिन्न है। भिन्न कैसे है? सामान्य बौद्ध स्तूपों में आप देखेंगे तो एकदम बिल्कुल ठोस स्ट्रक्चर होता है, उसमें भीतर जाने की कोई बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ जो स्तूप बना हुआ है, जो काले पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं, कहा जाता है कि यहाँ जो रचनाएं थीं, जो संरचनाएं बनाई गई थी, जो भवन निर्माण किए गए थे, इसमें 100 से अधिक पिलर लगाए गए थे। और जो इस प्रधान जो स्तूप है, जहाँ कभी कहा जाता है कि ये जल संरक्षण का भी एक मॉडल यहाँ था। यहाँ के बारे में जो जिस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं, ये वर्षा के जल को संग्रहित करना, संरक्षित करने की भी व्यवस्था थी। ये जो आप देख रहे हैं जो लगा दिया गया है, बिल्कुल ये होल जैसा दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअली ये क्या है, भीतर में बड़ा सा घड़ा है, घट जिसको कहते हैं, विशाल घट है। इस घट के अंदर में जब बारिश होती थी तो वर्षा के जल को, अमृत तुल्य जल को इस घट के अंदर में एकत्रित किया जाता था पवित्रता के साथ। अभी इसके अंदर में जब देखेंगे आप तो कुछ कचरे गिरा दिए गए हैं, लेकिन यह जो स्थान था, इस प्रकार का जो स्थान था, वो बिल्कुल पवित्र स्थान था, ताकि जो वर्षा का जो जल है उसको संग्रहित करें, संरक्षित करें। और यह जो स्थान था, यह एक प्रमुख स्थान था जहाँ से कि सभा होती थी और ये जो विद्या अनुरागी जितने छात्र होते थे, देश विदेश से आते थे, यहाँ आकर के अपने अपने कुल में वो एकत्रित होकर के विद्या का अध्ययन करते थे। और विद्या के अध्ययन करने के बाद में यहाँ एक सामूहिक विमर्श, मतलब जो शिक्षक थे, छात्र थे, यहाँ आकर के विद्या के सामूहिक विमर्श करते थे। और तब ये जो अनुसंधान होते थे, जो उनका जो ज्ञान होता था, उसको सामने लाने की प्रक्रिया होती थी। इसका मतलब जो आज का जो मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा पद्धति है, उससे कहीं बेहतर यह पद्धति थी। अब इसके संदर्भ में हम आते हैं, कहा जाता है कि यह पूर्ण रूप से बौद्ध विहार था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अपने यहाँ ज्ञान की परंपरा बहुत अनादिकाल से चली आ रही है, वेद से, उपनिषद से लेकर के। जब हम बुद्ध धर्म की जो बात करते हैं, एक्चुअली धर्म नहीं है, एक पंथ है। बुद्ध ने एक पंथ, एक रास्ता दिखाया। तो उसमें जो सनातन जो यहाँ का धर्म है, जो उपनिषद काल से, उपनिषद से होते हुए आता है, उसके बहुत सारे तत्व यहाँ दिखाई पड़ते हैं। और जब हम इस परिसर में, पूरे परिसर में जब हम भ्रमण करते हैं, जब उस स्थान पर जाते हैं, तो एक दिखाई पड़ता है कि यहाँ जो बुद्धकालीन जो कर्मकांड थे, उस कर्मकांड के अलावे वो जो सामने जो दिखाई पड़ रहा है, वहाँ एक यज्ञशाला के भी अवशेष मिलते हैं। मतलब यज्ञ की जो संस्कृति रही है, परंपरा रही है, बुद्ध
के अनुयायी ज़्यादा यज्ञ पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ जो इस परिसर में यज्ञ की भी परंपरा रही है और शिक्षा की जो परंपरा रही है, शिक्षा को एक दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करना, तो उसका एक बहुत ही अच्छा मॉडल यहाँ दिखाई पड़ता है विक्रमशिला में। लेकिन विक्रमशिला की चर्चा उस रूप में नहीं हुई है जिस रूप में नालंदा की चर्चा हुई है। तो ये भारत की जो परंपरा रही है, उपेक्षा की परंपरा नहीं रही है, बल्कि कहीं भी ज्ञान साधना है। यहाँ तक कि विदेश में भी यदि कुछ ज्ञान की साधना हो रही है ज्योतिष के क्षेत्र में, यवन भी ज्योतिष के क्षेत्र में अच्छा करते हैं, उनके पास जो समृद्ध ज्ञान है, शुभ्र ज्ञान है, तो भारत के लोगों ने उन्हें ऋषि का पद दे करके और आदरपूर्वक उस ज्ञान को ग्रहण किया था। तो यहाँ दिखाई पड़ता है कि बिल्कुल खुले मन से, खुले दिमाग से और प्रामाणिकता के साथ जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, उसको ग्रहण करना और उसको ग्रहण करने के बाद उसको समृद्ध करना और समृद्ध करके आगे की पीढ़ी में फिर से उसको संक्रमित कर देना, दे देना, इस प्रकार की परंपरा रही है। और यह परंपरा एक दो नहीं, कई सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक यहाँ चलते रहे हैं। और इसका प्रमाण विक्रमशिला या नालंदा जैसे ये जो खंडहर जो दिखाई पड़ते हैं, जो बाहर के आक्रांता आते हैं, भारत की ज्ञान परंपरा को जो समझ नहीं पाते हैं, ऐसे लोग यहाँ आक्रमण करके जो बिल्कुल एकांत स्थान पर बिल्कुल शांति के भाव से जो यहाँ पर लोग विद्या अध्ययन में लगे रहते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं। यहाँ तक कि जो बातें आती हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगाया गया तो वहाँ के समृद्ध लाइब्रेरी जिसमें लाखों पुस्तकें थीं, जिसमें ज्ञान का बड़ा धरोहर था, जिससे संपूर्ण विश्व के मानव उसका उपयोग कर सकते थे, ऐसे विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था उसमें बख्तियार खिलजी ने आकर के आग लगा दिया। तो आक्रांता आए और आकर के ये जो ज्ञान के जो केंद्र रहे हैं, जो समृद्ध ज्ञान के केंद्र थे, इस पर आक्रमण किया, इसे प्रहार किया, इसे नष्ट कर दिया। और इससे भारत की जो ज्ञान परंपरा है, जिससे वो संपूर्ण विश्व को लाभान्वित करता रहा है, जिसके कारण संपूर्ण विश्व में इसके विश्व गुरु का जो स्थान था वो कहीं ना कहीं आहत हुआ था। तो ये जो फिर से शुरू होने की बात हो रही है और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, यहाँ फिर से एक नए विश्वविद्यालय की परिकल्पना को साकार करने का उपाय केंद्र की सरकार ने शुरू किया है। नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। संयोग यह है कि हमारे साथ एक विचारक, सामाजिक चिंतक हैं और संयोग से आप यहाँ आए हैं। आपका नाम, आपका परिचय हम लेंगे और परिचय लेने के बाद इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में कुछ बातें हम करेंगे। नमस्कार, आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम रामाशीष है, रामाशीष सिंह, और मैं एक प्रज्ञा प्रवाह नाम की संस्था है, उसका उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का कार्य देखता हूँ। काशी में रहता हूँ मैं। वैसे मूलतः मैं आरएसएस का प्रचारक हूँ। आरएसएस के प्रचारक हैं, तो ऐसा लोग कहते हैं कि जो प्रचारक होते हैं, संघ वाले होते हैं, एक ही दृष्टि से देखते हैं, उन्हें संपूर्ण रूप से नहीं देखते हैं। इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं आप लोगों को। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतवर्ष के अंदर जो चिंतन है, जो संपूर्णता का चिंतन है, खंडी दृष्टि भारत की नहीं है। हम फ्रेगमेंटेशन में नहीं सोचते हैं या खंड खंड हमारी दृष्टि नहीं है। हम अखंड रूप में सोचते हैं, समग्र रूप में सोचते हैं, और समग्रता की दृष्टि भारत की रही है। और भारत की प्रस्तुति और भारत के विचार को देश के अंदर स्थापित या दुनिया के अंदर स्थापित करने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। इसलिए जो आरोप लगते हैं वे लोग अज्ञानी लोग हैं, जिनको कोई भारत का अध्ययन नहीं है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अध्ययन तो कतई नहीं है। वैसे लोग संघों को नहीं जानते, इसलिए आरोप लगते हैं, वो बेबुनियाद है उसका। अच्छा, आप जो हैं विक्रमशिला जो पुराना विश्वविद्यालय है रहा है, उसका खंडहर है, उस स्थान पर आए हैं। तो यहाँ आने के बाद में जो इस भग्नावशेष या अभी थोड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है, देख रहे हैं आप, तो इसको देखने के बाद आपके मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं? देखिए, भारतवर्ष एक परंपराओं का देश है और हमारी परंपरा कहीं बिल्कुल लोगों को पोंगापंथी नहीं बनाती। हमारी परंपरा हमारी स्मृति से जुड़ी हुई है, हमारी स्मृति में हमारी परंपरा जीवित है। और कोई भी देश, कोई भी समाज अपनी स्मृति के साथ जब जुड़ा रहता है तो अपनी संस्कृति को, अपनी अस्मिता को और अपनी मनीषा को बचा लेता है। दुनिया के अंदर जब स्मृति भ्रंश हो जाए तो वो बिल्कुल जैसे खंडहर हैं, उसी तरह से वो देश भी बिल्कुल भग्नावशेष को प्राप्त हो जाता है।
हमारी स्मृति हमारी परंपरा से जुड़ी होने के कारण यहाँ आने के बाद एक विचित्र किस्म का बोध हम इतिहास से जुड़ जाते हैं अपने। हमारी संस्कृति और भारत की जो शिक्षा पद्धति थी उसका एक बोध होता है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस स्थान पर देश के अंदर आज तो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इतनी परीक्षाएं ली जाती हैं, परीक्षाओं में लाखों लोग आते हैं, जिस समय यहाँ पर ये 3000, क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई तो प्रारंभ में तो आप देखेंगे कि प्रारंभ के जो कुलपति थे, यहाँ के जो आचार्य थे, पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनको तो लोग दीपंकर बोलते हैं, दीपांकर ज्ञान श्री अतीश उनका नाम था, अतीश ज्ञान श्री या बिल्कुल उपाध्याय अतीश के नाम से भी लोग उनको जानते हैं। और वे पहले कुलपति थे यहाँ पर, उन्होंने ये स्थापना की थी इसकी। और यहाँ पर न्याय से लेकर के, ये दर्शन से लेकर के, व्याकरण से लेकर के, तंत्र विद्या से लेकर के, भारतवर्ष के अंदर जितने भी ज्ञान की विधा जो रही है उसका यहाँ अध्ययन होता था। और उस अध्ययन का विस्तार कितना था, कितनी दूर तक वो बिल्कुल इसकी ख्याति गई थी। क्या आपको दिखाई देता है कि अतीश दीपंकर यहाँ उनके साथ के बिल्कुल विरोचन जैसे रहे हैं, ज्ञानपाद रहे हैं, बुद्ध रहे हैं, आपके जेतारी रत्नाकर शांति रहे हैं, ये रत्नाकर वज्र रहे हैं, अभ्यंकर रहे हैं। इतने सारे विद्वानों का नाम आता है और 200 के लगभग अपनी पुस्तकें लिखने वाले। आज भी आप जाएंगे तो तिब्बत में उनकी पुस्तकें मिल जाएंगी, भारत मिल जाएंगी, दीपंकर की, आचार्य दीपंकर। वो अतीश उपाध्याय अतीश माने जाते थे, उनके इस नाते से भी उनकी ख्याति थी। और पूरे बिल्कुल इस भारतवर्ष क्या, पूरे विश्व के लोग, और अब ज्ञान की परंपरा कितनी था और कैसे लोग थे यहाँ पर। आज तो उसको बिल्कुल यहाँ की भाषा में लोग कहते हैं कि भाई भारतवर्ष के अंदर जो विदेश से लोग आते थे नामांकन के लिए, अपना एडमिशन लेने के लिए आते थे, और प्रवेश की प्रक्रिया कितनी कठिन थी कि जो कुलपति होता था यहाँ का, कुलपति के साथ 6 ऐसे विद्वानों की परिषद होती थी और उनके माध्यम से संपूर्ण संचालन चलता था यहाँ के विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। और वही लोग संचालित करते थे नालंदा को भी। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध था, एक सूत्र से जुड़े हुए दोनों विश्वविद्यालय थे। वहाँ के आचार्य यहाँ के आचार्य वहाँ भी ज्ञान प्रदान करने के लिए जाते थे। और इसलिए आप कल्पना करिए कि जो विशाल गेट था आपको दिखाई जहाँ पर रहा था, वहाँ लोग आते थे। प्रवेश की इच्छा से आने वाले जितने भी विद्वान थे उनकी परीक्षा कोई यहाँ विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक थे, अध्यापक थे, वे नहीं लेते थे। यहाँ पर द्वार पंडित के नाम से 4 लोग रहते थे और वे द्वार पंडित लोगों के आए हुए वहाँ पर। द्वार पंडित का मतलब कि द्वारपाल, यानी यहाँ का हमारा जो द्वारपाल था वो कितना विद्वान, कितना मार्तंड की तरह रहा होगा वो व्यक्ति। उद्भट विद्वान लोग होते थे, आए हुए विद्यार्थी की परीक्षा लेता था और उस परीक्षा में सफल होने के पश्चात ही वे विद्यार्थी भीतर प्रवेश करते थे, नहीं तो द्वारपाल उनको वहीं से वापस कर देते थे। तो यहाँ की परंपरा बहुत ही उत्कृष्ट रही है। मैंने विद्वानों के नाम बताएं और ऐसा बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए यहाँ के, और ये दीपंकर तो उसमें सबसे उत्कृष्ट माने जाते थे, पहले कुलपति थे। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अभी जो यहाँ से जो एक्सकेवेशन हुआ था, उत्खनन हुआ था, उसमें से बहुत सिक्के मिले जिस पर नालंदा का जिक्र आता है। लेकिन भारत के अकादमी जगत के कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ जितनी बातें थी नहीं उसको उससे ज़्यादा एक्सग्रेट करके, अतिशयोक्तिपूर्ण करके लोग कहते हैं कि भारत में सब कुछ था, लेकिन अभी भारत में कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों का मानना है कि जो पश्चिम के जो वैज्ञानिक थे उन लोगों ने आधुनिक युग में भारत को बहुत कुछ दिया। तो इस संदर्भ में जो आरोप लगते हैं, तो ये आप इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, ये जो आरोप लगते हैं, आप तो पत्रकार हैं और आपको ध्यान में आएगा कि ये जो खंडहर दिखाई देते हैं उनके आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद सिद्ध करते हैं, क्योंकि ये प्रमाण है उनके। जो उत्खनन में चीज़ें आई हैं, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, ये स्तूप यहाँ पर, और एक विश्वविद्यालय का जो इतिहास है, क्योंकि ये चर्चा चलती है तो लोग कहते हैं कि विहार था, ये बुद्ध विहार था। ये बुद्ध विहार, इसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय था, इसमें विहार बने होंगे। लोग आते थे क्योंकि तिब्बत के अंदर तो यहाँ के जो आचार्य दीपंकर थे वो भी जाते थे, और सब बिल्कुल उस समय जो काल था उस काल में वैदिक चिंतन के या वैदिक धारा से जुड़े हुए लोग और बुद्ध धारा से जुड़े हुए लोग, क्योंकि बुद्ध जब बौद्ध धर्म की बात शुरू करते हैं तो उस समय बुद्ध के जो सबसे अच्छे प्रिय और निकट के अनुयायी थे उन्होंने भी कहा है कि बुद्ध कोई नया धर्म नहीं चलाए हैं, यह बौद्ध धर्म वैदिक धर्म की ही छाया है, उसमें से निकला हुआ है।
अब ये स्वाभाविक तरीके से बुद्ध जिस समय निकले सन्यासी बने, उनकी उम्र 15-16 साल की थी, और 16 साल का विद्यार्थी, एक 16 साल का युवराज किस बात को देखता है? उसको तो इस तरह से रखा गया, उनके राजा ने रखा, ये पिता ने रखा कि अपने जीवन में किसी वृद्ध व्यक्ति का दर्शन न कर सके, किसी मृत व्यक्ति का दर्शन न करें, कोई रुग्ण व्यक्ति इनके सामने आ न सके, और इस परिस्थिति में उनको केवल जवान लोगों को ही देखने को मिले, एक ऐसा पर्यावरण उनके महल में निर्मित किया गया। वो तो पहली बार अपने जब महल से निकले तो वो अपने सारथी से पूछा कि ये कौन जा रहा है? कहा कि रुग्ण व्यक्ति है। कहा कि मैं भी रुग्ण होऊंगा क्या? कहा कि सबको कभी भी हो सकते हैं, ये कौन व्यक्ति है? तो वृद्ध व्यक्ति है। तो कहा मैं भी वृद्ध होऊंगा क्या? तो कहा कि हाँ, सबको वृद्ध होना है, जो पैदा हुआ है वो जरा मरण तो सबके साथ जुड़ा है। तो वहाँ पर कहा कि ये कौन जा रहा है? कहा कि वो मृत व्यक्ति है। तो कहा मैं भी मरूंगा क्या? ऐसी परिस्थिति में उनको लगा कि अब तो मैं अभी तुरंत फ्रॉम नाउ ऑन मैं वृद्ध होना शुरू हो गया, वापस लौटो। और वो सन्यासी बनने की उनकी एक पीठिका तैयार हो गई, और वहाँ से निकले वे। उनको कभी वेद पढ़ने का मौका नहीं मिला, पूरे जीवन भर नहीं मिला। वेद पढ़ते, उपनिषद पढ़ते, भारत की साधनाओं का अध्ययन करते, लेकिन भारत की परंपरा से जो साधना उनके हृदय में आई थी, उस साधना से वहीं पहुँचते हैं जहाँ पर वैदिक ऋषि पहुँचते हैं। और इसीलिए लठ लेकर बैठे थे लोग वहाँ पर तक्षशिला के अंदर कि आएगा शंकर, उसको हम पराजित करेंगे। लेकिन शंकर की बातों को सुनने के पश्चात वहाँ के जो कुलपति थे वो शंकर के अनुयायी बनते हैं, और उन्होंने कहा कि ही इज़ द सेकेंड बुद्ध। ये जो बुद्ध कहते थे, शंकर वही कहते हैं। बुद्ध की देशनाएं जो थीं, बुद्ध ये शंकर के सारे उपदेश और शंकर के सारे ज्ञान उससे जुड़े हुए हैं, ये कोई अलग नहीं बोलते हैं। एक आरोप और लगता है, कहते हैं कि जो जितने जो मठ मंदिर थे, ये इनका संबंध बिल्कुल आम आदमी की समस्याओं से कुछ नहीं था। आम आदमी की समस्या का समाधान की बात ये नहीं करते थे, केवल और केवल स्वर्ग की बात करते थे, केवल परिकल्पना हाइपोथेसिस की बात करते थे। तो ये ऐसे स्थानों पर थोड़ा सा हम लोग टहलते हुए चलेंगे। ऐसे स्थानों पर आने के बाद में क्या आपको क्या लगता है, यहाँ भी तो वही तंत्र वगैरह की बात हो रही है, कोई विज्ञान की बात तो हो नहीं रही है कि जिससे कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके? देखिए, हमारे देश के अंदर ये बहुत बड़ा प्रमाण है। यदि मंदिर हमारे देश के अंदर किसी कार्य के नहीं रहते, मंदिरों का कोई उपयोग नहीं रहता, मंदिरों के अंदर कोई उनकी उपयोगिता देश के लिए नहीं रहती, तो भारतवर्ष के अंदर 36,000 मंदिर तोड़े मुसलमानों ने, मुगलों ने तोड़े। और ये इतने मंदिर क्यों तोड़े उन्होंने? हमारे देश के अंदर जो मंदिर थे जीवंत, वो एक माध्यम बनते थे हमारे देश के अंदर शिक्षा के लिए, सामाजिक समरसता के लिए। वो शिक्षा के केंद्र थे हमारे मंदिर, और उनको लगा कि इस देश का व्यक्ति अपनी मनीषा, अपनी संस्कृति से, मंदिर से जुड़े रहने के कारण, और इसलिए जो मंदिर के अंदर पुरोहित होता था, पुरोहित जो शब्द था वो उसमें से निकला है। पुर का मतलब तो गांव होता है, पुर का मतलब समाज होता है, और उस गांव के हित का चिंतन करने वाला। तो हित में तो सारी चीज़ें आती हैं, उसमें शिक्षा आती है, उसमें सामाजिक समरसता आती है, उसमें बिल्कुल समाज के लिए क्या क्या हो सकता है, ये सारा चिंतन आता है। पुरोहित समाज की चिंता करता था, पुर के हित की चिंता करता था, और गांव के लोग उसकी चिंता करते थे। तो हमारे देश के अंदर गांव जो थे वो मंदिरों से जुड़े हुए थे। इस देश के अंदर शिक्षा के केंद्र उस तरह से नहीं रहे होंगे, कम विश्वविद्यालय थे, तो गांव गांव के अंदर मंदिर, गांव गांव के अंदर वो शिक्षा के केंद्र के नाते वो काम करने वाले थे। क्योंकि भारतवर्ष की चेतना से, भारतवर्ष की परंपरा से अज्ञात या तो जानबूझ करके षड्यंत्र करने वाले लोगों ने भारतवर्ष के अंदर मंदिरों को, क्योंकि उनके लिए एक बहाना चाहिए था, ये मंदिर टूटे क्यों? आखिरकार तो बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि भाई मंदिर यदि यहाँ कुछ उनका काम ही नहीं था, कोई उपयोगिता नहीं थी, तो इतने मंदिर क्यों तूने विध्वंस किए? उसको तोड़ा क्यों तुमने? क्योंकि तुम नालंदा को तोड़ते हो, विध्वंस करते हो, तुम विक्रमशिला को विध्वंस करते हो, और उसी सक्सेशन में तुम मंदिरों को तोड़ते हो। तो जो महत्व नालंदा विश्वविद्यालय का था, जो महत्व विक्रमशिला विश्वविद्यालय का था, वही महत्व इस देश के मंदिरों का था। और इसलिए भारतवर्ष के मंदिर समाज से जुड़े हुए, समाज के ज्ञान को देने वाले, वो एक केंद्र के रूप में थे, स्थापित थे, वो शिक्षा के संस्थान थे। पूजा तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि हमारे देश के अंदर तो पूजा की पद्धति तो हर व्यक्ति ईश्वर की आराधना करना, यज्ञमय संस्कृति इस देश के अंदर रही है। उस यज्ञमय संस्कृति में पूजा भी आती है, कर्मकांड भी आते हैं, तो लोग अपने अपने ढंग से जहाँ जहाँ करते तो करते थे। लेकिन मंदिर हमारे शिक्षा के केंद्र थे, उद्बोधन के केंद्र थे, उपदेश के केंद्र थे। हमारे यहाँ मंदिरों से समाज का
बिल्कुल प्रबोधन होता था, जागरण होता था, वो अवेयरनेस के बहुत बड़े केंद्र थे। लेकिन ऐसे जो मंदिर थे वो भौतिक विज्ञान के केंद्र तो नहीं थे, आविष्कार के केंद्र तो नहीं थे, जो अभी आधुनिक समय में जो समस्याओं का समाधान जिससे हुआ है। भारतवर्ष के अंदर यदि विज्ञान की परंपरा की बात करेंगे तो अभी भी आप पटना के रहने वाले हैं, तो पटना में ये जो तारेगना है, जो स्टेशन पड़ता है, वो तारेगना क्या है, वहाँ वो एक बिल्कुल वेधशाला थी। और वहाँ से आर्यभट्ट जैसे व्यक्ति, भारतवर्ष के अंदर जो ग्रहों की गणना हुई है, धरती से उनकी दूरी की गणना हुई है, आज के वैज्ञानिक नासा में बैठ करके, आज के वैज्ञानिक अपने अपने प्रयोगशालाओं में बैठ करके जो गणनाएं की हैं, वे सारी गणनाएं भारतवर्ष के अंदर वो पहले भी इस देश के वैज्ञानिक कर चुके हैं। क्योंकि इस देश में विज्ञान की परंपरा इतनी श्रेष्ठ रही है कि जिसको आप राइट बंधु को श्रेय देते हैं, हमारे देश के अंदर तो जहाज बनाने की परंपरा थी। मुंबई के पास उसका पहला प्रयोग हुआ था। राइट बंधु तो जब उड़ाए उसको, तो बिना पायलट के केवल थोड़ी दूरी पर उड़ कर को गिर गया था। और यहाँ पर जब प्रयोग मुंबई में हुआ, तब तो उसको उठाया, उड़ाया, टेक ऑफ किया, अब फिर उसको लैंड करना था तो अपने से उन्होंने किया। तो ये इतनी चेतना थी। हमारे यहाँ वेद में ये भारद्वाज ऋषि का जो ग्रंथ है, उसमें 16 प्रकार के विमान बनाने की पद्धति है। लेकिन हम लोग बना तो नहीं पाए, भारत का तो इसमें श्रेय नहीं जाता है। देखिए, भारतवर्ष के अंदर क्या होता है कि आप एक दिन यदि बीमार पड़ जाएं, एक दिन बुखार से ग्रस्त हो जाएं, तो लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, कोई व्यक्ति बुखार से ग्रस्त हो जाए, तो हाथी का बल भी बुखार तोड़ देता है। भारतवर्ष जो 1200 वर्षों तक, 1100 वर्षों तक लगातार युद्ध करता रहा है, संघर्ष करता रहा है, और संघर्षशील जो राष्ट्र होते हैं वो युद्ध करते हैं। दुश्मन का आक्रमण हो रहा है, उनसे युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ऐसी लड़ाई में जो इस देश के अंदर क्रिएटिवनेस थी, जो इस देश के अंदर रचनात्मकता थी, जो इस देश के अंदर अध्ययन और परंपरा को आप संक्रमित करने की जो बात थी, वो बिल्कुल अवरुद्ध हो गई, रुक गई। और ऐसी रुकी हुई स्थिति में हम जो बिल्कुल समाज के अंदर बातें आई नहीं, और अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया कि उन्होंने अंग्रेजी में इस देश के अंदर शिक्षा दे करके संस्कृत को समाप्त कर दिया। तो अंग्रेज जो पढ़ाते थे, इस देश का व्यक्ति, इस देश का विद्यार्थी समझता था कि यही सही बोल रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी उनको आती नहीं थी। प्रारंभ का जो ज्ञान अंग्रेजी में दिया, तो लोगों को लगा कि अंग्रेज जो बता रहे हैं वो सही है, सत्य है, और उसको उसी रूप में प्रस्तुत किया। भारतवर्ष के अंदर हमारे कहते हैं कि भाई इतिहास जो है उसका फादर, हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो लोग कहते हैं कि हेरोडोटस उसका फादर है। ये बिल्कुल सुकरात की बात करते हैं, प्लेटो की बात करते हैं। आप जहाँ जिस धरती पर बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल पटना की धरती, और यहाँ पर ये नहीं, पटना, मैंने पटना की धरती, पाटलिपुत्र है, सारा साम्राज्य उसमें से आता था। धर्मपाल कहाँ थे आखिरकार जिन्होंने स्थापना इसकी की? तो ये सबकी सब जो बिल्कुल स्थितियाँ थी भारतवर्ष के अंदर, तो शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे लोग बढ़े कि पाटलिपुत्र के अंदर वो विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, सब दृष्टि से हमारे देश के लोग बड़े समृद्ध थे। परंपरा को एकदम अवरुद्ध कर दिया, तोड़ दिया, और हमारे देश के अंदर जो हमारी सच्चाई थी उसको समाज के सामने आने नहीं दिया। क्योंकि इसमें तो पार्लियामेंट के अंदर जो भाषण हुआ है लॉर्ड मैकाले का इंग्लैंड के अंदर 1813 का, तो उसमें साफ कहा है कि यदि भारतवर्ष के अंदर कालांतर में आप शासन करना चाहते हैं तो संस्कृत भाषा में आप अध्यापन करना बंद कर दीजिए, अंग्रेजी में पढ़ाइए। यह भारत देश थोड़े ही दिनों में शरीर से केवल भारतीय रह जाएंगे लोग, आत्मा से, मन से, विचार से सबके सब अंग्रेज बन जाएंगे। तो आज जो बिल्कुल उन्होंने पढ़ाया उसी परंपरा को आप चला रहे हैं। आज ज़रूरत है कि आप केवल आप ज़मीन को खोद करके खंडहर निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी विद्या परंपरा थी उसका उत्खनन करना पड़ेगा, और उसका उत्खनन आत्म उत्खनन से ही संभव हो सकता है। रामासी जी, आप इतने जो विराट परिसर में आए हैं, इसके बारे में बहुत कुछ अध्ययन भी आपके पास है, इसके अतीत के बारे में, यहाँ की ज्ञान, समृद्ध ज्ञान परंपरा के बारे में। तो इस परिसर में आने के बाद में, चूँकि आप एक सामाजिक चिंतक भी हैं, इस परिसर में आने के बाद में आपके मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं? देखिए, एक ऐसा है कि जब भारतवर्ष के अंदर हम पुनर्जन्म में बिल्कुल विश्वास करते हैं, तो कहीं भी ऐसी जगहों पर जब हम उपस्थित होते हैं तो हमारे भीतर आत्मा के अंदर एक स्पंदन, एक चेतना में विस्फोट जैसा होता है, और हम सीधे बिल्कुल अतीत में जाते हैं। और वो अतीत में जाते हैं तो हमको लगता है कि हम कितने
प्राचीन है, कितने पुरातन हैं। और जो यह विराट देश रहा है, उस विराट बोध से जुड़ करके हम भी एक विराटता का ही अनुभव करते हैं। और वो यहाँ आने के बाद तो बिल्कुल लगता है कि हम कौन थे। आज हमको अपने बीइंगनेस को जानने की ज़रूरत है, अपने भीतर हम कौन थे इसको जानने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को हम जानेंगे नहीं, तब तक हम दुनिया के सामने भारत को सही तरीके से, सही दृष्टि से, सही परिप्रेक्ष्य में, सही संदर्भ में हम प्रस्तुत भी नहीं कर सकते। इतिहास बोध की बात तो अपनी ठीक है। ये जो सीढ़ियाँ हैं, इतने जो दिखाई पड़ रहे हैं, चबूतरे हैं, तो ये सब प्राचीन है। इसको स्वीकार करने में किसी को भी हमको लगता है कि नहीं स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई भी मत भिन्नता की बात नहीं है। लेकिन ये जो इस परंपरा है, इसका आधुनिक युग में क्या प्रयोग हम करेंगे, जो इसमें कि अभी तो सबके सामने सबसे समक्ष है कि हमको अपने समस्याओं का समाधान चाहिए, विकास का एक नया मॉडल चाहिए। कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जल प्रबंधन की समस्या, जल संकट है, फिर आप पर्यावरण की संकट है, सारी समस्याएं हैं। तो उसमें ये जो परिसर है, ये आधुनिक युग में कैसे फिर से ये उस रूप में अपना योगदान दे सके, मतलब इसका संदर्भ आधुनिकता से, वर्तमान से कैसे जुड़ सकता है, कुछ इसके बारे में आप सोच रहे होंगे और लोग। क्या है कि ये जो परिसर है, परिसर तो आप आए यहाँ पर देखा जा रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का एक खंडहर है। किसी भी खंडहर से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि तुम बिल्कुल पर्यावरण की दृष्टि से, तुम यहाँ पर भारत के अंदर जो समस्याएं हैं उसके समाधान की दृष्टि से खंडहर तो कुछ नहीं कर सकता है। करेगा तो मनुष्य करेगा, और मनुष्य के अंदर ये चेतना लानी पड़ेगी, मनुष्य के अंदर ही लाना पड़ेगा। भारतवर्ष के अंदर जो ऋषि थे, महर्षि थे, आप देखेंगे, आप कल्पना करिए, ये जो बिल्कुल विश्वविद्यालय था, कहाँ उस समय की परिस्थिति कैसी रही हो। आज चारों तरफ आपको एक ग्रीनरी दिखाई दे रही है, चारों तरफ आपको ये संपूर्ण पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। बगल में माता गंगा बह रही हैं, बगल में चारों तरफ बिल्कुल आपको वृक्ष दिखाई देते हैं। आप कल्पना करिए कि भारतवर्ष का जो जीवन रहा है, उस जीवन में पर्यावरण को हम कितना महत्व देते थे। हमारे यहाँ 4 आश्रमों में इस देश के व्यक्तित्व को बांटा है, मनुष्य को बांटा है। एक तो बिल्कुल प्रारंभ में आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, तो विद्या के अंदर आएंगे तो वो भी आप गुरुकुलों में पढ़ते थे, आप ब्रह्मचार्य आश्रम में गुरुकुल में रहते थे। पर्यावरणीय परिस्थिति कैसी रही होगी वहाँ पर। दूसरी बात कि केवल एक आश्रम आपका ऐसा है जब गृहस्थ आश्रम में जाते थे, लेकिन जब वानप्रस्थी बनते थे, संन्यास आश्रम में जाते थे, तो वो जंगल से, पहाड़ से, गुरुकुलों से जुड़ा हुआ जीवन रहता था। यानी मनुष्य अपने भारतवर्ष के अंदर 2/3 जो जीवन जीता था वो जंगल में जीता था, पर्यावरण में जीता था, प्रकृति में जीता था। आज तो बिल्कुल आधुनिकता ने मनुष्य को अप्राकृतिक बनाया है। हम बिल्कुल पैदा भी होते हैं एसी में, मरते भी हैं एसी में, खाते भी हैं एसी में, चलते भी हैं एसी में। और इसलिए बिल्कुल हुआ तो मनुष्य के अंदर चेतना लाना, मनुष्य के अंदर ये जो गौरवशाली अतीत के बारे में हमको जानकारी दे रही है ये स्थान जो है, जो चेतना उस तरफ दिखाती है, तो इसका वर्तमान को संवारने में इसका कैसे उपयोग करेंगे। देखिए, वर्तमान को संवारने के लिए यहाँ पर नींव बनी हुई है। नींव का अर्थ है कि इन्हीं नींवों पर हम कोई नया भवन बनाए, ऐसा नहीं है। नींव का मतलब होता है कि वैचारिक एक फाउंडेशन ये दे रहा है कि हमारे देश के अंदर जैसे नालंदा के अंदर विश्वविद्यालय एक बनाया है, लेकिन अब उसको प्राचीनता से जोड़ना और भारतवर्ष के इतिहास को सही तरीके से, सही परिप्रेक्ष्य में रखना लोगों के सामने। जो गलत तरीके से उसमें ये विकृति आई है, जो कंटामिनेशन हिस्ट्री के अंदर आई है, उसको दूर करना। तो भारत में ये जो विश्वविद्यालय है यहाँ का विक्रमशिला, तो मैं समझता हूँ कि नालंदा की जो परंपरा रही है, जो उत्कृष्ट और बहुत तेजस्वी परंपरा रही है, उस परंपरा से ये भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि नालंदा और विक्रमशिला का उद्देश्य एक ही था, और दुनिया के लोग आते थे यहाँ पर। यदि आकर्षण का केंद्र नहीं रहता, यहाँ की ज्ञान परंपरा उत्कृष्ट नहीं रहती, तो दुनिया से लोग यहाँ अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं आते। इसी से पता चलता है कि कितनी ख्याति थी, और मैंने आपको बताया भी कि कितनी कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता था यहाँ पर। ह्वेनसांग तो विक्रमशिला का वर्णन नहीं करते क्योंकि उनके बाद में स्थापना हुई होगी, लेकिन फाहियान के अंदर तो सब आता है। तो विश्व के अंदर जो विदेशी लोग आए यहाँ पर, उन्होंने इस देश के आप या नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के बारे में जो अंतर होता है वही कुछ कह रहे हैं क्या? देखिए, नहीं, पुनर्निर्माण और नवनिर्माण ये दोनों बिल्कुल हमारे यहाँ
ये नया निर्माण पुरानी नींव पर होना चाहिए भारत के, क्योंकि दुनिया के जितने भी देश हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, आप कल्पना क्या करेंगे, अमेरिका तो 250-300 वर्षों का इतिहास लेके एक बिल्कुल शिशु देश खड़ा हुआ है, उसके पास धन हो गया है, पैसा हो गया, बस इतना ही है। यूरोपियन कंट्री की कोई परंपरा नाम की चीज़ नहीं, और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कोई अपनी अस्मिता नाम की चीज़ नहीं। वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 से 60 देश बने हैं, उनसे तुलना नहीं कर सकते। लाखों लाख वर्ष पुराना यह देश है हमारा, और इस देश की परंपरा, मैंने कहा आपसे प्रारंभ में कि हमारी वो स्मृति में यहाँ की परंपरा है, हमारे वो राम कृष्ण, हमारे कृत युग से परंपरा हमारी शुरू होती है, त्रेता तक आती है, द्वापर तक आती है, कलयुग का बिल्कुल अभी 5000 वर्ष बीता है, आगे भी चलने वाला है। तो हमको वहाँ से लेना पड़ेगा, हमारे इतिहास का स्रोत है, वहाँ तक जाता है, कम से कम राम तक तो आपको ले करके जाना पड़ेगा, और राम से लेकर के उस परंपरा को आगे बहुत आधुनिक। आप देखेंगे कि महाभारत तो हमारे भारतवर्ष के अंदर जिनका जो 150 वर्षों का इतिहास है, उनके लिए 5000 वर्ष बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। भारत के लाखों वर्ष के इतिहास में 5000 तो बिल्कुल आधुनिक काल माना जाएगा। आपको केवल 400-500 उछल उछल करके कोई आगे बढ़ना है। और आज तक आप आते- आते इस आप स्थान भारत परम आप इस स्थान को भी राम से जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा स्पष्ट करिए। देखिए, मैं राम से, इस देश के अंदर राम एक चेतना है, राम व्यक्ति नहीं है। राम से मैं जोड़ने की जब इसलिए बात करता हूँ तो राम इस देश के अंदर मर्यादा का, राम इस देश के अंदर प्रशासन का, राम इस देश के अंदर ये समाज के अंदर जनता का रंजन करने का, राम राज्य का वो एक जो आदर्श है, 11,000 वर्षों तक राम ने शासन किया इस देश के अंदर, इतिहास बताता है 11,000 वर्ष। और 11,000 वर्ष तक राम के उस शासन में कहीं भी कोई व्यतिक्रम नहीं आता है, कहीं कोई पतन नहीं आता है, एक समान बिल्कुल उनका राम राज्य का शासन 11,000 वर्ष तक चला के दिखाया। और भारतवर्ष के अंदर जिस समस्या की बात करते हैं, उस समस्याओं पर चिंतन करना होगा, तो राम को केंद्र में रख करके कैसे वो प्रशासन चलाए, कैसे शासन चलाया उन्होंने। एक राजा जहां 11,000 वर्षों तक शासन चलाता है, और कोई दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर तो उनकी कल्पना ही नहीं है, वो तो 7,000 वर्ष के अंदर पूरी सृष्टि मानते हैं। हमारे यहाँ राजा 11,000 वर्ष तक शासन करता है, तो कितना प्राचीन देश है। उनके इतिहास की दृष्टि से अपने बोध को आप जागृत नहीं कर सकते हैं, कहीं उससे बोझ से दब जाएंगे। हमारा दबता रहा देश, 150-200 वर्षों तक हम दबे हैं। अब इसलिए आज इस देश के अंदर शिक्षा के प्रतिमान बदलने पड़ेंगे, उनके प्रतीक बदलने पड़ेंगे, हमको अपनी प्रतीति बदलनी पड़ेगी। हमने सब उधार ले लिए उनसे, तो इस बात को ध्यान में रख करके अपनी दृष्टि में भारत को केंद्र में रख करके हमको चिंतन करना पड़ेगा। शिक्षा की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था, राजनीति की व्यवस्था, हर दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो परिसर है, इस प्रकार के परिसर को किस रूप में डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, और एक जैसे आप जिस प्रकार से यहाँ शिक्षा दी जाती थी, जैसे लोग आचार्य थे, कितने उद्भट विद्वान थे, वैसे लोगों का आज बिल्कुल एपीआई की भाषा में सोचने वाला और कट पेस्ट करके रिसर्च स्कॉलर्स, ऐसे लोगों की यहाँ नियुक्ति न हो। भारतीय परंपरा और ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ, विद्या परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, वो पीएचडी न किया हुआ हो, वो कोई बिल्कुल बहुत यूनिवर्सिटी और कॉलेज की डिग्री न लिया हुआ हो, क्योंकि डिग्रियों से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। आज भी इस देश के अंदर जो ज्ञान परंपरा, उस ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, और ऐसे लोगों को चुन चुन करके, ऐसे लोगों के द्वारा उनका चयन होना चाहिए, और उनके माध्यम से यहाँ पर एक अच्छा विश्वविद्यालय प्रारंभ किया जाए, एक नए प्रतिमान के साथ और एक नई अनुभूति के साथ पूरी दुनिया में यह विश्वविद्यालय स्थापित हो, और उसमें कोई डिग्रियों का स्थान न रहे, ज्ञान का स्थान रहे, एक ज्ञानी पुरुष जो आत्म साक्षात्कार किया हुआ हो, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर ऐसे लोगों को ही महत्व दिया गया है। तो यहाँ ज्ञानी लोगों को यहाँ पर आचार्य के नाते नियुक्त करिए, और एक आचार्य कुल के नाते, विश्वविद्यालय हो लेकिन आचार्य कुल है, यहाँ पर लोग आएंगे और देखेंगे भारत की परंपरा के हिसाब से भारतीय विद्या। महाभारत पढ़ाइए आप यहाँ पर, क्योंकि हमारा इतिहास है। आप महाभारत पढ़ेंगे, हम लोग सुनते थे पहले कि भाई जो विश्व में है वो महाभारत में है, जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं है। आज मैं उसको देख रहा हूँ महाभारत को, तो ये बात सत्य साबित होती है। हमारे उपनिषदों का, हमारे यहाँ ध्यान परंपरा का, हमारी ज्ञान परंपरा का, हमारी विद्या परंपरा का यहाँ पर अध्ययन अध्यापन हो, और खूब बढ़िया तरीके से भारतवर्ष को जानने के लिए, उससे जुड़ने के लिए एक केंद्र बने। और ये 1 अरब 30 अरब करोड़ की आबादी में ऐसे आपको 10,000 विद्यार्थी मिल सकते हैं। यहाँ 9,000 विद्यार्थी पढ़ते थे उसमें। एक समय जब बिल्कुल विध्वंस हुआ था इसका 1203 ईस्वी में,
तो 3000 विद्यार्थी ये आचार्य थे, और 3000 आचार्यों को समझिए, आप कल्पना करिए कि जहाँ पर इतने आचार्य थे, अध्यापक थे, तो कम से कम 3 गुना विद्यार्थी रहे होंगे वहाँ पर। 9000 के आसपास विद्यार्थी यहाँ रहे होंगे। ऐसी संख्या वाले बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध इस प्रांगण को संभालने वाले आचार्य थे यहाँ पर, बड़े विश्व प्रसिद्ध लोग थे। तो ऐसे लोगों को आज भी चयन करके विश्वविद्यालयों की डिग्री से बहुत ज़्यादा आक्रांत और ऐसे बिल्कुल उद्भ्रांत लोगों को यहाँ पर रखेंगे, तो वही बिल्कुल कूड़ा कचरा जो चला आ रहा है वही हम खाएंगे, उसी को उगलेंगे, वही चल रहा है। तो एक ज्ञान की परंपरा का एक केंद्र इसको बनाना चाहिए। आप सब अपील करिए, पत्रकार हैं, बात जानी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भारत के साथ जोड़ करके भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ वो आईआईटी खोलना और आईटीआई खोलना, लोगों को बनाना, वो भी ठीक है जीविका चलाने के लिए, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा वो आईआईटी में, आईटीआई से, मेडिकल कॉलेज से वो कभी भी चरितार्थ नहीं होगी। तो उसको हमको एक उस दृष्टि से एक विद्या परंपरा का एक केंद्र इसको बनना चाहिए। धन्यवाद रामसी जी। आपने भारत की जो शिक्षा परंपरा है उसको नए तरीके से इस विक्रमशिला परिसर में संयोग, आज बहुत अच्छा था कि आप आज यहाँ आपसे मुलाकात हुई, और हमारी जो टीम जो इस विश्वविद्यालय परिसर को देखने का प्रयास कर रही है, अब तक यहाँ की बातों को पहुँचाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिल्कुल अपने तरह का एक अलग तरह का शिक्षा का मॉडल देता है, जो भारतीय शिक्षा है इसका मॉडल देता है, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। कृष्णकांत, विक्रमशिला विश्वविद्यालय।